हेलो फ्रेंड्स, सर्वन्य कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी और मैं कहूंगा एक स्कोरिंग टॉपिक करने वाले हैं, शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में कोई भी जरूरी टॉपिक आपसे मिस ना हो। हाँ, बिल्कुल, आपने सही पढ़ा। शब्द भेद पर एक सवाल आता ही है, और वो भी 1 मार्क के लिए। और अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया तो ये 1 मार्क आपका पक्का है। तो चलिए इस 1 मार्क को आज अपना बना लेते हैं। देखिए, शब्द भेद को समझने के लिए हमें बस इसके 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों को समझना है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा है विशेषण। अगर ये 3 समझ आ गए तो आपकी व्याकरण की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक पिलर से, संज्ञा। याद रखिए, हिंदी व्याकरण में किसी भी वाक्य की जो नींव है वो संज्ञा से ही रखी जाती है। तो ये संज्ञा है क्या? इन इंग्लिश वी कॉल इट अ नाउन। द फॉर्मल डेफिनेशन इज किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव का नाम बताने वाला शब्द। अब इसे एकदम सिंपल भाषा में समझिए। दुनिया में हर चीज का, हर इंसान का, हर जगह का कोई ना कोई नाम तो होता ही है ना? बस उसी नाम को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, किसी वस्तु का नाम पुस्तक या किसी जगह का नाम मान लीजिए गोवा। ये सब क्या हैं? ये सब नाम हैं और इसीलिए ये सब संज्ञा हैं। अब संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या जगह का नाम, जैसे गांधी जी या गोवा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी पूरी जाति या कैटेगरी का नाम हो, जैसे नदी। अब नदी तो कोई भी हो सकती है ना? तीसरा है भाववाचक संज्ञा, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे सुंदरता। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कोई भी मटेरियल, जैसे सोना या दूध। और आखिरी है समूहवाचक संज्ञा, जो किसी ग्रुप या कलेक्शन को दिखाए, जैसे सेना या भीड़। ठीक है, तो संज्ञा तो समझ आ गया। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, सर्वनाम। इसका काम भी बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, मतलब अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सोचिए, अगर हम बार बार किसी का नाम लें, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? इसी रेपिटेशन से बचने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। तो यहां पर जो वह शब्द है वो राम की जगह आया है, इसीलिए वह एक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, मतलब पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैं, तुम, वो। निश्चयवाचक, जो किसी निश्चित चीज की तरफ इशारा करे, जैसे यह मेरी किताब है। अनिश्चयवाचक, जहां कुछ पक्का न हो, जैसे कोई दरवाजे पर है। संबंधवाचक, जो 2 वाक्यों को जोड़े, जैसे जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक, जिससे सवाल पूछा जाए, जैसे कौन आया। और आखिरी है निजवाचक, जो अपने लिए इस्तेमाल हो, जैसे मैं ये काम स्वयं करूंगा। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, विशेषण। इसका काम है वाक्यों में डिटेल्स भरना, उन्हें और इंटरेस्टिंग बनाना। अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, मतलब अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका काम है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। वो कैसा है, कितना है, ये सब बताना। जैसे सुंदर फूल, यहां फूल संज्ञा है और सुंदर शब्द उस फूल की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर हुआ विशेषण। इसके मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक, जो गुण या दोष बताए, जैसे सुंदर या गंदी। दूसरा संख्यावाचक, जो नंबर बताए, जैसे 2 भाई। तीसरा परिमाणवाचक, जो क्वांटिटी यानी नाप तौल बताए, जैसे 1 किलो चीनी। और चौथा, ये थोड़ा ट्रिकी है, सार्वनामिक विशेषण। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इन 2 वाक्यों को एकदम ध्यान से देखिए।
पहला वाक्य है वह कुशल है। यहाँ वह किसी के नाम की जगह आया है, मतलब ये एक सर्वनाम है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, वह आदमी कुशल है। यहाँ पर वह शब्द किसके ठीक पहले आया है? आदमी के पहले। और आदमी क्या है? एक संज्ञा। तो जब कोई सर्वनाम जैसा शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करता है तो वो सर्वनाम नहीं रहता, वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो इसको पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है, बस 3 स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, वाक्य में संज्ञा शब्द ढूंढिए, जैसे पिछले वाक्य में था आदमी। स्टेप 2, अब देखिए कि उस संज्ञा के ठीक पहले कोई सर्वनाम जैसा शब्द है क्या, जैसे वहां था वह। स्टेप 3, अगर जवाब हां है तो समझ जाइए कि वो शब्द सार्वनामिक विशेषण है। बस यही रूल है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार हैं? आपके सामने एक वाक्य है, यह मेरी सुंदर किताब है। अब इसमें आपको 3 शब्द पहचानने हैं, यह, सुंदर और किताब। चलिए एक एक करके देखते हैं। किताब क्या है? ये एक वस्तु का नाम है, तो यह हो गई जातिवाचक संज्ञा। सुंदर शब्द क्या कर रहा है? ये किताब की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। अब बताइए यह क्या है? देखिए, यह शब्द किताब यानी संज्ञा के ठीक पहले आया है और उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो हमारी ट्रिक के हिसाब से ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, यह है सार्वनामिक विशेषण। और बस इसी के साथ आपका 1 मार्क पक्का हो गया। देखा आपने? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये कितना आसान था। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा का काम क्या है? सिर्फ नाम बताना, जैसे राम, पुस्तक। सर्वनाम का काम क्या है? नाम की जगह पर आना, जैसे मैं, वह। और विशेषण का काम नाम की विशेषता बताना, जैसे सुंदर, चार। और हाँ, सार्वनामिक विशेषण को याद रखना, जैसे यह आदमी में यह। यह टेबल आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा। और अंत में बस एक बात याद रखिए, ये जो व्याकरण के नियम हैं, ये रटने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स उतने ही क्लियर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, कारक। अब ये कारक है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये वाक्यों का सुपर ग्लू है। जी हाँ, एक ऐसा गोंद जो शब्दों को आपस में चिपकाकर एक सही और मीनिंगफुल वाक्य बनाता है। तो चलिए आज इस सुपर ग्लू की पूरी कहानी को समझते हैं। अब जरा इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, शेर ने हिरण खत्म किया। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वाक्य बीच में कहीं टूट गया हो, कनेक्शन मिसिंग है। ये वाक्य अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें एक छोटा सा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द गायब है। उस एक शब्द के बिना शेर और हिरण का जो रिश्ता है वो क्रिया से, मतलब खत्म करने के एक्शन से ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है। व्याकरण में इसी जुड़ाव को, इसी कनेक्शन को हम कारक कहते हैं। जी सर, और यहीं पर कारक की डेफिनेशन सामने आती है। सो कारक इज अ वर्ड दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, स्पेशली द वर्ब। हिंदी में कारक वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, खासकर क्रिया के साथ। सीधी सी बात है, कारक ही हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है और काम किस साधन से हो रहा है। तो हिंदी व्याकरण में कुल 8 तरह के कारक होते हैं। अब 8 नाम सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार तरीका है। एक छोटा सा मंत्र है जो आपको ये 8 कारक हमेशा हमेशा के लिए याद करा देगा। ये हैं वो 8 कारक और उनके चिन्ह, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का चिन्ह है से या के द्वारा, और इसी तरह आगे भी। अब हम उस चाबी की ओर बढ़ेंगे जो इस पूरे टॉपिक का ताला खोल देगी। अब इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए और मन में दोहराइए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए,
अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। चलिए एक बार फिर से, कर्ता ने, कर्म को, करण से। बस इसे 2-3 बार एक लय में दोहराने से ही ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये सारे कारक याद रखने का सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। बहुत अच्छे। अब आते हैं उस उलझन पर जहां बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। विभक्ति चिन्ह को ये 2 अलग-अलग कारकों के लिए इस्तेमाल होता है। एक है कर्म कारक और दूसरा है संप्रदान कारक। तो फिर परीक्षा में इसे पहचाना कैसे जाए? चलिए इसका समाधान देखते हैं। यहाँ 2 वाक्य हैं। पहला, शेर ने हिरण को खत्म किया, और दूसरा, चाचा जी खाना खाने को गए। दोनों में को का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक कर्म कारक है और दूसरा संप्रदान। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है, जिसे हम कहते हैं के लिए रिप्लेसमेंट टेस्ट। आपको बस इतना करना है, वाक्य में जहां को लिखा है उसे हटाकर अपने मन में के लिए लगाकर देखिए। अगर वाक्य का अर्थ अभी भी सही निकल रहा है तो वो संप्रदान कारक है, और अगर के लिए लगाने से वाक्य का अर्थ गड़बड़ा जाता है तो वो कर्म कारक है ना? बिल्कुल आसान। चलिए अब दूसरी बड़ी उलझन की ओर बढ़ते हैं। ये है चिन्ह से का सच। को की तरह ही से भी 2 कारकों में आता है, करण कारक और अपादान कारक, और इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इन वाक्यों को देखिए। पहला, रूपा स्वभाव से तीव्र थी, और दूसरा, चाची अपने कमरे से निकल रही थी। दोनों में से का प्रयोग है, पर दोनों का अर्थ और कारक बिल्कुल अलग है। से की इस पहेली को सुलझाने की सिर्फ एक ही चाबी है, और वो है अलग होने का भाव, जिसे हम इंग्लिश में सेपरेशन कहते हैं। आपको बस ये देखना है कि वाक्य में से का प्रयोग किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करने के लिए हो रहा है या नहीं। तो इसका टेस्ट ये है, क्या से ये बता रहा है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही है? जैसे चाची कमरे से निकल गईं, यहाँ चाची कमरे से अलग हो रही हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये अपादान कारक है, और अगर से का प्रयोग किसी साधन या तरीके के रूप में हो रहा है, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो वो करण कारक होता है। अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और हमें भी प्रोत्साहन मिले। चलिए अब तक जो हमने सीखा है उसे पिछले कुछ वर्षों के बोर्ड एग्जाम में आए असली सवालों पर आजमा कर देखते हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये सारे नियम और भी पक्के हो जाएंगे। तैयार हैं? पहला सवाल, करामत अली ने होका भरते हुए कहा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है ने। बताइए इसमें कौन सा कारक है? बिल्कुल सही, यहाँ चिन्ह ने साफ साफ दिख रहा है, और हमारा मंत्र क्या कहता है? कर्ता ने। तो ये हुआ कर्ता कारक। बहुत आसान। बहुत अच्छे। अगला सवाल, हमारे शहर में एक कवि है, इसमें रेखांकित है शहर में। सोचिए कौन सा कारक है इसमें? यहाँ चिन्ह है में। अपना मंत्र याद कीजिए, अधिकरण में पर। तो ये अधिकरण कारक हुआ। देखिए उस एक मंत्र से सारे जवाब कितने आसान हो गए हैं। अब ये सवाल देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। वाक्य है चाची अपने कमरे से निकल रही थी, यहाँ से का प्रयोग हुआ है। अब सोचकर बताइए, ये करण कारक है या अपादान? यहाँ हमें हमारे अलग होने वाले नियम को लागू करना होगा। चाची कमरे से अलग हो रही हैं, सेपरेशन का भाव है, इसलिए ये अपादान कारक है, करण कारक नहीं। देखा, हमारा नियम यहाँ भी 100% काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो आइए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परीक्षा के लिए एक मास्टर की, या आप कह सकते हैं एक चीट शीट के रूप में संक्षेप में दोहरा लेते हैं। ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। ये है आपकी अल्टीमेट कारक चीट शीट। इसमें सबसे जरूरी बातें हैं, खासकर को और से की उलझन को सुलझाने वाले हमारे मास्टर ट्रिक्स। बस इतना याद रखिए, को दिखे तो के लिए से बदल कर देखिए, और से दिखे तो अलग होने का भाव ढूंढें। अगर ये 2 नियम याद कर लिए तो कारक का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अब जब कारक की गुत्थी सुलझ गई है, तो व्याकरण का ऐसा और कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा उलझाता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही सवाल पूछना ही सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा।
सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया लेक्चर मिस न हो। धन्यवाद। नमस्कार, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो स्कोरिंग टॉपिक समझने वाले हैं, संधि। हाँ, मुझे पता है कि कई छात्रों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मेरा यकीन मानिए, आज के इस सेशन के बाद संधि का डर पूरी तरह निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये संधि है क्या भला। फिर इसके जो 3 मेन प्रकार हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, इन्हें पहचानने के नियम और कुछ आसान ट्रिक्स देखेंगे जो एग्जाम में बहुत काम आती हैं। और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। संधि आखिर है क्या? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये बस 2 शब्दों का जोड़ है ना? जैसे राज और कुमार को मिला दिया तो बन गया राजकुमार। लेकिन ग्रामर में, व्याकरण में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो कहती है 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो शब्द है परिवर्तन, मतलब चेंज। जब 2 ध्वनियां यानी साउंड्स पास पास आती हैं और उनके मिलने से कोई बदलाव पैदा होता है, बस उसी बदलाव को संधि कहते हैं। अगर सिर्फ शब्द जुड़ गए और कोई चेंज नहीं आया तो वो संधि नहीं, उसे हम संयोग कहते हैं। जैसे पाठ और शाला को मिलाया तो पाठशाला बना, यहाँ कोई ध्वनि नहीं बदली, तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। इस बात को एकदम पक्का कर लीजिए, अगर 2 शब्द बस यूं ही साथ आकर जुड़ जाएं और उनकी ध्वनियों में, उनके साउंड्स में कोई भी बदलाव ना आए तो उसे संधि नहीं कहेंगे। ध्वनि का बदलना यही संधि की सबसे बड़ी पहचान है, उसकी आत्मा है। इन उदाहरणों को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। पहला है विद्या प्लस अर्थी। यहाँ विद्या के आखिर में आ की ध्वनि है और अर्थी के शुरू में आ की ध्वनि है। ये आ और अ मिलकर एक लंबी आ की ध्वनि बनाते हैं और शब्द बन जाता है विद्यार्थी। देखा, बदलाव हुआ। अब दूसरा देखिए, जगत प्लस नाथ। यहाँ जगत का जो आखिरी त है वो नाथ के न से मिलकर खुद भी आधे ना में बदल जाता है और शब्द बनता है जगन्नाथ। यही वो परिवर्तन है, यही संधि का असली जादू है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संधि में बदलाव जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रकारों को जानते हैं। कौन सी ध्वनियां मिल रही हैं, इस आधार पर संधि को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है। जी, तो ये 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इनके नाम में ही इनका राज छुपा है ना? जैसे स्वर संधि मतलब स्वरों का मेल, व्यंजन संधि मतलब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से, और विसर्ग संधि में, जैसा कि नाम ही बता रहा है, विसर्ग का मेल होता है स्वर या व्यंजन से। बहुत ही लॉजिकल है ना? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो प्रैक्टिकल है और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। सवाल ये है कि संधि को पहचाने कैसे। तो आइए एक एक करके तीनों के नियम और उन्हें पहचानने की कुछ आसान सी ट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। जैसा कि नाम से ही एकदम क्लियर है, जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है और उसके कारण कोई बदलाव आता है तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी एक स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी एक स्वर ही होगा। जरा इस उदाहरण पर गौर कीजिए, रवि प्लस इंद्र। रवि शब्द के अंत में छोटी ई की ध्वनि है और इंद्र के शुरू में भी छोटी ई की ध्वनि है। अब नियम ये है कि जब 2 एक जैसे छोटे स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर एक बड़ा यानी कि दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो यहाँ छोटी ई और छोटी ई मिलकर बन गई बड़ी ई और हमारा शब्द बना रविंद्र। बस यही है स्वर संधि। बिल्कुल। और उदाहरण देखें तो जैसे भानु प्लस उदय, यहाँ ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है और शब्द बनता है भानुदय। एक और बहुत कॉमन उदाहरण है महा प्लस आत्मा, जिससे बनता है महात्मा। यहाँ आ और आ मिलकर आ ही रहते हैं। अब स्वर संधि को पहचानने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी कोई जुड़ा हुआ शब्द यानी संधि वाला शब्द दिखे तो बस उसके बीच के अक्षर पर गौर कीजिए।
अगर वहां आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या फिर ए या ओ की मात्रा दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये लगभग हमेशा स्वर संधि ही होगी। जैसे विद्यालय में आ की मात्रा, रविंद्र में ई की मात्रा और सदैव में ए की मात्रा, ये सब स्वर संधि के पक्के निशान हैं। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, व्यंजन संधि। यहाँ का नियम बहुत सीधा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा एक व्यंजन होगा जिसके नीचे हलंत लगा होता है, और उसके बाद या तो कोई स्वर आ सकता है या फिर कोई दूसरा व्यंजन। इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए। पहला है सत प्लस भावना। यहाँ सत का अंतिम वर्ण त एक व्यंजन है और उसके बाद भावना का भ भी एक व्यंजन है। नियम के मुताबिक त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी द में बदल जाता है, तो शब्द क्या बना? सद्भावना। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सत प्लस आचार। यहाँ व्यंजन त के बाद एक स्वर आया है आ, तो क्या होगा? त पहले द में बदलेगा और फिर आ का स्वर उसमें जुड़कर उसे दा बना देगा और हमारा शब्द बन जाएगा सदाचार। जी, व्यंजन संधि में नियमों का अभ्यास बहुत जरूरी हो जाता है। एक और बहुत कॉमन उदाहरण है जगत प्लस ईश। यहाँ त के बाद स्वर ई आया है, तो बिल्कुल पिछले उदाहरण की तरह त पहले द में बदलेगा और फिर बड़ी ई की मात्रा जुड़कर दी बन जाएगी और शब्द बनेगा जगदीश। और व्यंजन संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है शब्द के बीच में गौर से देखना। अगर आपको कोई आधा अक्षर और उसके ठीक बाद वही पूरा अक्षर साथ में दिखे, जैसे उज्ज्वल में ज या जगन्नाथ में न, या फिर सद्भावना जैसा कोई बदला हुआ व्यंजन दिखे, तो ये अक्सर व्यंजन संधि का ही एक बड़ा संकेत होता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा और आखिरी प्रकार है विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है? इसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग यानी वो दो बिंदियां होती हैं और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, और इन दोनों के मिलने से विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है नेह प्लस कपट। यहाँ विसर्ग के बाद क आया है, तो नियम के अनुसार विसर्ग श में बदल जाता है और शब्द बनता है निष्कपट। देखिए, विसर्ग पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक नया वर्ण आ गया। हाँ, विसर्ग संधि के नियम थोड़े अलग अलग होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है। जैसे निह प्लस कपट में विसर्ग श बन गया, वैसे ही एक और उदाहरण है दुह प्लस जन। इसमें विसर्ग र बन जाता है और शब्द बनता है दुर्जन। और एक बहुत ही फेमस उदाहरण है मनह प्लस हर, जिसमें विसर्ग ओ की मात्रा बन जाता है और शब्द बनता है मनोहर। विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है शब्द का उच्चारण करना। उसे बोल कर देखिए। अगर आपको शब्द के बीच में श, श या आधे स की ध्वनि सुनाई दे, या फिर किसी अक्षर के ऊपर लगा हुआ र, जिसे हम रेफ कहते हैं, वो दिखे, जैसे दुर्लभ या निर्धन में, तो ये लगभग हमेशा विसर्ग संधि ही होती है। ये एक बहुत काम की ट्रिक है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सभी जरूरी बातें हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए। जी, ये समरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। नंबर 1, स्वर संधि यानी स्वर प्लस स्वर। पहचान क्या है? शब्द के बीच में आ, ई, उ, ए, ओ की मात्रा। नंबर 2, व्यंजन संधि यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन। पहचान क्या है? शब्द के बीच में जुड़े हुए या आधे अक्षर जैसे च, ज, न। और नंबर 3, विसर्ग संधि यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन। इसकी पहचान क्या है? शब्द में श, श, स या रेफ वाले र की ध्वनि। बस इन 3 बातों को याद रख लीजिए, संधि पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में एक सबसे जरूरी बात, व्याकरण सिर्फ नियमों से नहीं, अभ्यास से मजबूत होता है, खासकर संधि। आप जितने ज्यादा उदाहरण सॉल्व करेंगे, ये नियम उतने ही अपने आप याद होते जाएंगे और एग्जाम में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। तो अब आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने जो भी सीखा उसके आधार पर सोचिए, सदैव और दुर्लभ, इन 2 शब्दों में कौन सी संधि है? सदैव के बीच की मात्रा पर ध्यान दीजिए और दुर्लभ में जो ध्वनि सुनाई दे रही है उस पर। उन ट्रिक्स को याद कीजिए जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं। जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको संधि को समझने। हेलो फ्रेंड्स,
सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा स्कोरिंग टॉपिक करने वाले हैं। अक्सर बच्चे व्याकरण से डरते हैं, लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 अंक। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स से परसेंटेज बनता भी है और बिगड़ता भी है। आज हम 2 ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो ये 2 अंक आपको बहुत आसानी से दिला सकते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो तैयार हैं सब? चलिए तो हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जिससे आपका पहला अंक पक्का हो जाएगा। इसे हम एक सिंपल ट्रिक या हैक भी कह सकते हैं। टॉपिक है सहायक क्रिया को पहचानना। ये ग्रामर का सबसे आसान हिस्सा है और बोर्ड पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। अब जरा इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर जैसा है। प्रश्न एकदम ऐसा ही होगा। आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे और आपको किसी एक वाक्य में से सहायक क्रिया को पहचानकर उसका मूल रूप यानी कि रूट फॉर्म लिखना होगा, और इसके लिए आपको मिलेगा पूरा 1 अंक। बिल्कुल सीधा सवाल है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक बहुत ही आसान 2 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, वाक्य का जो आखिरी शब्द है जो कि क्रियापद होता है उसे पहचानिए, वही आपकी सहायक क्रिया है। स्टेप 2, फिर उस सहायक क्रिया का मूल रूप लिखिए जिसमें ज्यादातर आखिर में ना लगता है। बस इतना ही करना है। आपको सिर्फ वाक्य का लास्ट वर्ड देखना है और सोचना है कि उस शब्द का ना वाला फॉर्म क्या होगा, जैसे खाया का खाना, पढ़ा का पढ़ना। बस यही है आपका 1 मार्क। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। अब बताइए इस वाक्य का अंतिम शब्द क्या है? बिल्कुल सही, पहुंची। तो यही हमारी सहायक क्रिया है और इसका मूल रूप क्या होगा? सोचिए, पहुंच और उसमें लगाना यानी पहुंचना। देखा कितना सिंपल है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। यहां सहायक क्रिया क्या है? जो आखिरी शब्द है दी। अब जरा सोचिए, दी शब्द किस एक्शन से जुड़ा है? देने के एक्शन से, है ना? तो इसका मूल रूप हुआ देना। ध्यान रखिएगा, दीना नहीं, देना। ये कॉमन सेंस की बात है। अब पैटर्न समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखिए। नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। यहां पर सहायक क्रिया है चुका, और इसका मूल रूप तो बहुत ही सीधा है, चुकना। हर बार नियम वही है, वाक्य का आखिरी शब्द पहचानो और उसका ना फॉर्म लिख दो। लेकिन एक बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन है, एक अपवाद जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। वाक्य है सिरचन का मुंह लाल हो गया। यहां नियम के हिसाब से सहायक क्रिया गया है, पर इसका मूल रूप गयाना नहीं होता। सोचिए, गया शब्द किस क्रिया को दिखाता है? जाने की क्रिया को। इसलिए इसका मूल रूप होगा जाना। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। गया का मूल रूप जाना होता है। और इसी के साथ आपका पहला अंक पक्का हो गया है। अब सहायक क्रिया पहचानने में और उसका मूल रूप लिखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गया वाला एक्सेप्शन याद रखा तो आपका ये मार्क कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब अपने दूसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस पार्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा दूसरा टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही आसान है और आपका दूसरा अंक कंफर्म करेगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? इन इंग्लिश इट्स अ वर्ब फॉर्म दैट शोज द सब्जेक्ट इज कॉजिंग द एक्शन टू बी डन बाय समवन एल्स रेदर देन डूइंग इट देमसेल्व्स। मतलब क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि कर्ता यानी सब्जेक्ट काम खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी और से करवा रहा है, उसे काम करने की प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए इसका नाम है प्रेरणार्थक। अब इसे याद रखने का एक मैजिक फॉर्मूला है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आपको क्रिया के अंत में आना लगाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए वाना लगाना है ना? सिंपल। आना का मतलब है कर्ता खुद प्रेरणा देकर काम करवा रहा है और वाना का मतलब है कर्ता किसी और को कहकर किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवा रहा है। अब इस फॉर्मूले को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मूल क्रिया है सूखना, तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा सुखाना, आना, और द्वितीय बनेगा सुखवाना, वाना। इसी तरह रोना से रुलाना और रुलवाना, फैलना से फैलाना और फैलवाना,
देखिए, आना और वाना का पैटर्न कितना साफ है। चलिए, इस पैटर्न को और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। भूलना से बनता है भुलाना और भुलवाना। देखना से बनता है दिखाना और दिखवाना। घूमना से घुमाना और घुमावाना। यह नियम लगभग हर क्रिया पर इसी तरह से लागू होता है। चलिए कुछ और आम उदाहरण देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। खाना का होता है खिलाना और खिलवाना, जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। धुलना का धुलाना और धुलवाना, और चलना का चलाना और चलवाना। तो ये जो आना वाना का फॉर्मूला है, ये बहुत ही असरदार है। तो लीजिए, बस इतनी ही थी कहानी। आपके 2 अंक अब आपकी मुट्ठी में हैं। हमने सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया दोनों टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीकों से समझा है। अब जरूरत है तो बस परीक्षा में इन्हें शांति से और सही तरीके से अप्लाई करने की। ये आपकी फाइनल रिवीजन के लिए अंक की एक चीट शीट है। इसे याद रखिए। पहला, सहायक क्रिया के लिए वाक्य का अंतिम शब्द ढूंढें और उसका ना वाला मूल रूप लिखें। बस गया का जाना याद रखें। और दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया के लिए प्रथम के लिए आना और द्वितीय के लिए वाना जोड़ें। बस ये 2 नियम आपको 2 अंक दिलाएंगे। और ये बात आज की हमारी लर्निंग को बहुत अच्छे से बताती है। सफलता का रहस्य जटिल नियमों में नहीं, बल्कि सरल पैटर्न में महारत हासिल करने में है। आपने आज यही किया है। आपने ग्रामर के मुश्किल नियमों को रटने के बजाय सिंपल पैटर्न्स को मास्टर किया है। तो अब इस क्लास के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या ये 2 अंक हासिल करना वाकई मुश्किल था? मुझे यकीन है अब आप सबका जवाब नहीं होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन मिस ना करें। मिलेंगे अगली क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक क्रिया के काल को समझने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा में आपके 2 मार्क्स तो एकदम पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आज इस विषय को एकदम आसान बना देते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये काल होता क्या है। Technically, a tense is the form of a verb that indicates the time an action or state occurs. व्याकरण के हिसाब से क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। बिल्कुल, इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। बच्चों, काल का सीधा सा मतलब है समय, यानी टाइम। क्रिया मतलब कोई भी काम, तो क्रिया का जो रूप हमें ये बताए कि काम कब हुआ, अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या फिर आने वाले समय में होगा, बस उसी को काल कहते हैं। इतना सिंपल है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम काल के 3 मेन टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस के हिसाब से वर्तमान काल और भूतकाल के जो सब टाइप्स हैं उन्हें डिटेल में देखेंगे। फिर भविष्यकाल के बारे में भी जानेंगे। और सबसे जरूरी, एंड में हम पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि टॉपिक पर पूरी पकड़ बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में समय को यानी काल को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। यही 3 सारे टेंसेस का बेस हैं। ये 3 मुख्य काल हैं। पहला वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो समय अभी चल रहा है। दूसरा भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो समय बीत गया। और तीसरा भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, जो समय अभी आने वाला है। चलिए एक ही एग्जाम्पल से इन तीनों को समझते हैं। जैसे रमेश पढ़ रहा है, काम अभी हो रहा है, तो ये हुआ वर्तमान काल। बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ रमेश ने पढ़ा था, तो ये काम तो हो चुका, इसलिए ये है भूतकाल। और अगर मैं कहूँ रमेश पढ़ेगा, तो ये काम अभी हुआ नहीं है, आगे होगा, तो ये हो गया भविष्यकाल। देखा, एक ही वाक्य से तीनों टेंसेस कितने क्लियर हो गए। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। क्लास 10th के सिलेबस में हमें इसके 3 टाइप्स को समझना है। वर्तमान काल के ये 3 भेद हैं: सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के एंड में हमेशा ताहे, तीहे या तेहे आता है, जैसे वह स्कूल जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के एंड में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, जैसे सानिया खेल रही है। और पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया आ है, ई है, ए है पर खत्म होती है, जैसे
मेरी गाड़ी बिक गई है। अब इन सबको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। सामान्य की पहचान है ता है। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है इनकम्प्लीट, जो पूरा नहीं हुआ, यानी काम अभी भी चल रहा है। तो जहां भी काम चल रहा है वहां हमेशा रहा है आएगा। और पूर्ण, पूर्ण का मतलब परफेक्ट, यानी काम अभी अभी पूरा हुआ है। इसकी पहचान है आ है, जैसे आया है या गई है। बस क्रिया के इन आखिरी शब्दों को पकड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं भूतकाल की तरफ। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक वर्तमान काल जैसा ही है, तो अगर आपको वो समझ आ गया तो ये और भी आसान लगेगा। भूतकाल में भी वही 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। सामान्य भूतकाल में क्रिया आ, ई, ए पर खत्म होती है, जैसे राहुल ने किताब पढ़ी। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है, जैसे राहुल सो रहा था। और पूर्ण भूतकाल में आ था, ई थी, ए थे आता है, जैसे चाचा ने खाना बनाया था। यहाँ एक छोटी सी बात पर जरूर ध्यान देना है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के एंड में आ, ई या ए तो होता है, पर उसके साथ था या है जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अपूर्ण भूतकाल में बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह रहा है की जगह बस रहा था हो जाता है, और पूर्ण भूतकाल में आ है की जगह आ था हो जाता है। तो सिंपल फंडा क्या है? पास्ट टेंस में है को था से रिप्लेस कर देना है। और अब आते हैं सबसे आसान काल पर, भविष्यकाल। हमारे सिलेबस के हिसाब से इसका सिर्फ एक ही टाइप हमें समझना है, जो बहुत ही सिंपल है। इसका नियम तो बहुत ही सीधा है। किसी भी वर्ब को फ्यूचर टेंस में बदलने के लिए उसके आखिर में सिर्फ एगा, एगी या एंगे जोड़ देना है। जैसे खेलना का बन जाएगा खेलूंगा या खेलेगा, जाना का जाएगा। इससे आसान और क्या हो सकता है ना? ठीक है, तो अब तक हमने जो भी नियम सीखे हैं उनको एक जगह एक साथ देख लेते हैं। ये एक तरह की चीट शीट है जो एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज करने के लिए बहुत काम आएगी। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन 7 नियमों का। सामान्य वर्तमान की पहचान ता है, अपूर्ण वर्तमान रहा है, पूर्ण वर्तमान आ है, सामान्य भूतकाल सिर्फ आ, ई, ए, अपूर्ण भूतकाल रहा था, पूर्ण भूतकाल आ था और सामान्य भविष्य एगा। ये चीट शीट आपके 2 मार्क्स पक्के करने में बहुत मदद करेगी। और हाँ, अगर आपको ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो चलिए अब असली काम पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि इन रूल्स का यूज करके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये मार्च 2022 का सवाल है। वाक्य था प्राण को मन से अलग करना पड़ा और इसे बदलना था सामान्य भविष्यकाल में। तो नियम क्या था? बिल्कुल, क्रिया के आखिर में एगा लगाना है, तो यहाँ पढ़ा का बन गया पढ़ेगा। पूरा वाक्य हो जाएगा प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। कितना आसान था, बस रूल अप्लाई किया और जवाब तैयार। अब ये मार्च 2023 का सवाल है। वाक्य है बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। इसे बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान का रूल है रहा है, रही है या रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट है बहुत से लोग, जो कि प्लूरल है यानी बहुवचन, इसलिए हम रहे हैं का यूज करेंगे। तो चलाते हैं का बन जाएगा चला रहे हैं। अब ये एक स्पेशल केस है, इस पर जरूर ध्यान देना। मार्च 2023 का ही एक और वाक्य था। आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, इसे पूर्ण वर्तमान काल में बदलना था। अब यहाँ पर सिर्फ क्रिया को की है में बदलने से काम नहीं चलेगा। वाक्य को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए हमें प्रोनाउन आप को आपने में बदलना होगा। तो सही वाक्य बनेगा आपने इतनी देर से नापतोल की है। और हाँ, अगर प्रोनाउन बदलने में कंफ्यूजन हो तो पूर्णकाल बनाने का एक और भी आसान तरीका है। आप क्रिया के साथ चुके हैं या चुके थे भी लगा सकते हैं। जैसे पिछले वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते थे, आप इतनी देर से नापतोल कर चुके हैं। ये भी 100% करेक्ट है और इसमें गलती होने का चांस भी नहीं है। ये मार्च 2024 का एक और एग्जाम्पल है। वाक्य है दोनों देर तक फूट फूट कर रोते रहें और इसे बदलना है अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल का नियम याद है? रहा था, रही थी या रहे थे। यहाँ दोनों हैं यानी प्लूरल, तो रहे थे लगेगा। वाक्य था रोते रहे, इसे बदलने के लिए बस आखिर में थे जोड़ना है। तो वाक्य बन गया दोनों देर तक फूट फूट कर रोते रहे थे। चलिए
तो अब इस पूरी डिस्कशन को कुछ फाइनल की पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करते हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। ये आपकी मेंटल चेकलिस्ट है। अगर वाक्य में रहा शब्द दिखे तो वो अपूर्ण काल है। अगर आ है या आ था दिखे तो वो पूर्ण काल है। अगर एगा दिखे तो वो भविष्य काल है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो वो सामान्य काल है। इस सिंपल लॉजिक से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अंत में एक सवाल आप सबके लिए, इन नियमों पर पूरी मास्टरी करने के लिए आप अपनी डेली लाइफ का कोई भी एक सिंपल सा वाक्य ले सकते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, और उसे आज सीखे हुए सभी 7 रूपों में बदलने की प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइज इन सभी रूल्स को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देगी। उम्मीद है कि काल का ये विषय अब आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के